नमस्कार। वैद्यकीय जन जागृति मंच के कोविड संवाद लाइव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। हम इस बार यह जो हमारा लाइव है ये हिंदी में ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये अगर हिंदी भाषा में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकेगी। आज इस संवाद में जो विषय है वो है नेस वैक्सीन। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर लोग, ये कौन सा वैक्सीन है। आप सभी को पता है कि कोविड से बचने के लिए पहले जो वेव थी उसमें हमारे पास था मास्क। हम मास्क को वैक्सीन करके यूज़ करते थे और बहुत सारे प्रमाण में हम मास्क की वजह से लोगों को कोविड से बचाने में समर्थ रहे। उसमें सबसे बड़ा है डॉक्टर लोगों का। जो डॉक्टर लोग थे वो N95 मास्क यूज़ करके तब पेशेंट देख रहे थे। बाद में सेकंड वेव में हमारे पास वैक्सीन है क्योंकि उसी वजह से बहुत सारे डॉक्टर, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर का और फ्रंटलाइन वर्कर का वैक्सीनेशन हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा तादाद में अभी भी बचे हुए हैं। फर्स्ट वेव में डॉक्टर लोग N95 के मास्क की वजह से बचे थे। सेकंड वेव में अपने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स दे आर सेफ ड्यू टू वैक्सीन। एंड नाउ द थर्ड वेव इज कमिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वैक्सीनेटेड। लेकिन जो अभी 18 to 24 का भी ईयर्स का भी वैक्सीन शुरू हो गया है, वो कितना फास्ट होता है, कितने लोगों को अपन वैक्सीन दे पाते हैं, ये भी आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन सही जो प्रॉब्लम है, जो बड़े सामने आ रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उन बच्चों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी तक वैक्सीन नहीं है। वो जो भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया भी बाहर के देशों में, वहाँ पे कहीं भी पीडियाट्रिक के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। और इसीलिए हम हमारे घर में ऐसा कोई वैक्सीन हमारे बच्चों को दे सकते हैं क्या, इस बारे में हम आज यहाँ डिस्कशन करेंगे। इसमें मेरे साथ मेरे मित्र डॉक्टर शंतनु चौहान जो वर्धा में बाल रोग तज्ञ है, वो भी मेरे साथ है और हम लोग एक डिस्कशन के माध्यम से कि हम क्या क्या घर में कर सकते हैं ये बात आपके सामने लेके आए। आपको बड़ा सुनने में पहले अजीब लगा होगा कि ये नेस क्या है, तो नेस डॉक्टर शंतनु चौहान आपको बताएंगे। देखिए, हम वैक्सीन का अगर हम देखें तो वैक्सीन का मूल कारण होता है, वैक्सीन का डेफिनेशन अगर हम देखें और उसकी संकल्पना अगर हम देखें तो वैक्सीन का काम होता है आपको प्रिवेंट करना किसी बीमारी से। ये हो सकता है कोई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, उनसे बचाने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन होता है। तो अगर हम ऐसे सोचे कि अगर ऐसी कुछ चीज हम कर सकते हैं जिससे हम नेचुरली किसी डिसीज को अगर रोक सकते हैं, कोई भी वायरल डिसीज है तो अगर उसको रोक सकते हैं, तो ऐसा क्या चीज हमारे पास है। तो इसी के लिए हम जो सचिन सर ने बात की है, जो डिस्कशन निकला उसके वजह से, उसके बाद हमने सोचा कि जो नेस ये संकल्पना आ गया ही, नेस का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे जिंदगी में, जो हमारी वियर एंड टीयर को कम भर के निकलता है, हमारी रोग से, बीमारी से लड़ने की ताकत, जिसको हम प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, उसको बढ़ाने का काम करता है। और ये अगर हम प्रॉपरली इस पे ध्यान दें तो एक तरह का वैक्सीन जैसा ये काम कर सकता है। तो ये वैक्सीन जब हमने सोचा कि बच्चों के लिए वैक्सीन क्यों हो सकता है, ये जो चीज़ें स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्लीप, तो हम अभी जो पेशेंट्स देख रहे हैं कोविड के, पिछले 1 साल अभी हो गया है, उसमें जो लोग ज़्यादा बीमार हुए हैं, जिनको एडमिट करने का काम पड़ा या जिनमें थोड़ा सा गंभीर बीमारियां दिखी, उनमें जो थे, आप सभी को पता है कि वो लोग कोमॉर्बिड थे, यानी उनको कोई ना कोई बीमारी थी। किसी को डायबिटीज़ था, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को किडनी की बीमारी थी। दूसरा एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो सामने आया वो था ओबेसिटी, यानी वजन ज़्यादा रहना। यानी आप अगर आपके आसपास के जो लोग देखे होंगे कि जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या जिनकी मृत्यु हुई है, उन लोगों में ओबेसिटी यानी मोटापा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ उन लोगों में पाई गई। उसके साथ ही ऐसे लोग जो बिल्कुल दिन में घर भर सोए रहते हैं, मोस्टली लेजी रहते हैं, ऐसे लोग भी जिनका एक्सरसाइज टॉलरेंस बहुत कम है, ऐसे लोगों में भी हमको ये बीमारी ज़्यादा प्रमाण में पाई गई या गंभीर रूप उसके हमको देखे गए। और अभी क्या हुआ है कि कोविड की वजह से शंतनु, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे अभी घर में हैं, बच्चे घर में हैं, बच्चों का शेड्यूल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बच्चों का लाइफ जो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल बन चुका है।
आप खुद अगर आप कंपेयर करेंगे कि आपके बच्चे कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड ईरा में किस तरह से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो टोटल शेड्यूल है, जैसे खेलकूद का प्रमाण एकदम कम हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, बच्चे बाहर निकलते नहीं है, माँ बाप में डर है अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको कहीं कोविड ना हो जाए, तो घर में रहते हैं। घर में रहने की वजह से उनका सीडेंटरी स्क्रीन व्यूइंग टाइम, जिसको हम टीवी देखना, मोबाइल पे गेमिंग और मोबाइल देखना, ये टाइम बहुत ही बढ़ चुका है। उसके साथ साथ बिंज ईटिंग, टीवी देखते रहो, खाते रहो। उसके साथ अगर आप स्लीप पैटर्न देखो, पूरी तरह से बदल चुका है। पहले स्कूल में जाना था, सुबह 7 बजे उठना या 6 बजे उठ के तैयारी करना, तो शाम को जल्दी सोना होता था। ये सब पैटर्न्स अभी चेंज हो गए हैं। दिस इज द रूट कॉज फॉर उनका जो इम्यूनिटी कम होना, उनमें मोटापा आना, ये सारी चीजें इससे हो सकती है। सर ने जो अभी ओबेसिटी के बारे में, मोटापा के बारे में बात किया, तो उसमें अगर हम देखें, कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस है, सबसे ज्यादा जो हम बोलते हैं कोमॉर्बिड कंडीशंस जिनमें उनको ज्यादा है, उनमें मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी यानी मृत्यु होने का टक्केवारी भी ज्यादा है, उनमें बीमार ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो ये कोमॉर्बिड कंडीशन क्या है? ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और इसके साथ और कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस है। पर इसका रूट कॉज कहाँ है? मोटापे में है, ओबेसिटी में है। दोज हु आर ओबेस, उनमें डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। दोज हु आर ओबेस, उनमें हाइपरटेंशन, हार्ट से रिलेटेड बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। हम अगर अभी देखें ओबेसिटी को, मोटापे को हम एक बीमारी मानते हैं। अभी हम अगर हमारे लिटरेचर अभी देखें तो उसको स्टेट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, जिसमें सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो आपको कोविड में बढ़े हुए मिलते हैं, वो आपको मोटापे में भी बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये इसको कम करना, ये आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और इसी के लिए हमें ये जो नेस का सहारा लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी वही है कि घर में बच्चे हैं, ना खेल रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं तो खा रहे हैं। एक्सरसाइज टॉलरेंस एब्सोल्युटली बंद हो गया है, क्योंकि अभी तक आउटडोर गेम शुरू थे, कोई बैडमिंटन खेल रहा था, कोई रनिंग कर रहा था। और आप देखिए, ये जो बच्चे जब एक्सरसाइज कर रहे थे, वो अच्छे से घर में आते थे, बराबर टाइम पे खाते थे और बराबर रात को थक के खेलने के बाद में 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाते थे। अभी ऐसा है कि बच्चे घर में हैं, कोई बिल्कुल एक्सरसाइजेज नहीं है। अभी उनके हाथ में सिर्फ मोबाइल है, रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। और हमको अभी जो पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, टीवी के सामने बैठे बगैर खाता ही नहीं है, रात को बोलता कि मेरे को नींद नहीं आती। हम अगर रात को उठ के देखते हैं तो बच्चा 3-4 बजे एक तो टीवी देखते रहता है और मोबाइल देखते रहता है। तो ये सब चीजें हैं, उनमें उनका न्यूट्रिशन, अभी आप देखेंगे घर में तो बराबर सुबह नाश्ता करके जाते थे, दोपहर का डब्बा लेके जाते थे और रात को बराबर खाना खा के सोते थे। अभी ऐसा हो गया है कि टीवी के सामने बैठे हैं तो कहीं पे चिप्स का पैकेट मिल गया, चिप्स का पैकेट खा लिया। भूख लगी है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई नूडल्स तो अभी इतना है कि घर में इजी 2 मिनट्स वाला फूड है कि लिए और खा लिए नूडल्स। और ये सब चीजें जो है न्यूट्रिशन की, हम जो पर्टिकुलरली आज सबसे पहले उस पर बात करेंगे कि कोविड में कौन सा खाना खाना चाहिए कि और क्यों खाना चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें है, हमारा जो कंसेप्ट है NES, ये तीनों चीजें आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर ये चीजें आप अच्छे से करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोविड की बीमारी इम्यूनिटी पे डिपेंडेंट है। कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप कोविड को आपको बिना लक्षण के भी चला जाएगा। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है तो यू विल गेट सिम्टम लाइक फीवर, कफ एंड कोल्ड एंड यू विल बी ऑल राइट। एंड अगर आपकी इम्यूनिटी एकदम ही कम है तो यू विल गेट सीरियस सिम्टम, यू विल रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, या आपको ऑक्सीजन वगैरह लग के सीरियस बीमारियां हो सकती है। तो ये इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, जो कोविड सिचुएशन की वजह से खराब हुई है, जो एक्सरसाइज नहीं है, न्यूट्रिशन बराबर नहीं है, स्लीप टोटली डिस्टर्ब हुई है, ये अगर चीजें हम अच्छे तरह से हमारे बच्चों के साथ करेंगे, उनके साथ हम भी एक्सरसाइज करेंगे, हम भी बराबर खाना खाएंगे और हम भी अच्छे से नींद लेंगे, तो आज हम हमारे बच्चों की इम्यूनिटी आज से बढ़ा के रख सकते हैं। और ये चीजें हम आज अभी से शुरू कर सकते हैं। ये वैक्सीन लेने के लिए कोई वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये खुद आप होके खुद अपने घर में ये कर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, ये आदतें आप खुद डालेंगे तो बच्चों में आएंगी। ये आप करोगे तो बच्चे करेंगे बराबर। और हम जो पेशेंट्स देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स जो हम अभी देख रहे हैं, उनमें ऑक्सीजन
रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की मात्रा जिनको ज्यादा लगती है उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, यस। ओबेसिटी है, मोटापा बहुत ज्यादा है और एक्सरसाइज टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, ऐसे पेशेंट को हमने देखा है कि उनको ऑक्सीजन बहुत मात्रा में लग रहा है। बाकी सारे रीजंस है, मैं ये नहीं बोलता कि बाकी रीजन नहीं है, पर दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो मॉडिफाइबल है, बराबर, जो हम बदल सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में, तो वी शुड गो अहेड विद। यस, यस। तो अपने को जो दिखता है, जो अपने सामने डाटा है, हाँ। कि जो लोग पिछले कोविड में जो सीरियस हुए, जो लोग पिछले कोविड में जिनको हॉस्पिटलाइजेशन लगा, जिनको ऑक्सीजन लगा, वही डाटा हम हमारे बच्चों को आज अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, पहले वेव में जो दिखता था कि बहुत कम पेशेंट थे तो बच्चे भी कम थे, क्योंकि बच्चों में कोविड का प्रमाण कम है। देखा जाए तो ऐसा दिखता है कि 12% ऑफ टोटल केसेस ऑफ कोविड, 12%, उसमें 12% या उसके कम बच्चे हैं। लेकिन सेकंड वेव में क्या हुआ कि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए, तो नेचुरली बच्चों के भी केसेस बढ़ गए। अभी थर्ड में अभी क्या होने वाला है कि 60 प्लस 18 प्लस बहुत लोगों को वैक्सीन लग जाएगा। 45 प्लस को एक्चुअली बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। 18 टू 44 को लगेगा। अभी बचे ये बच्चे, और अभी ऐसा कहना है कि थर्ड वेव में उन बच्चों पे ज्यादा बीमारी फैलने का डर है, उनमें ज्यादा सीरियस बीमारी फैलने का डर है। यहाँ आपको डराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि बच्चों में थर्ड कोविड भी माइल्ड ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ेंगे और उनमें से कुछ केसेस अगर सीरियस होने वाले हैं, तो वो बच्चों में कुछ बच्चे सीरियस भी हो जाएंगे, हो सकते हैं। उसमें दो प्रकार के कोविड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। एक तो प्राइमरी कोविड रहेगा, या फिर MIS, जिसको अपन मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। ये दोनों बीमारियां, और ये दोनों बीमारियां आपकी इम्यूनिटी के साथ ही ताल्लुकात रखती है। तो हम इसमें जो हमारा पहला नेस वैक्सीन का जो पहला कंसेप्ट है न्यूट्रिशन, तो अगर आप कहीं पे भी जाके देखते हैं कि कोविड में कैसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, तो उसमें इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड। यानी घर में कोई आपका घर में खाना है, कोई चूड़े के पैकेट पड़े हैं या कोई चिप्स के पैकेट पड़े, ये चीज़ें खाना नहीं है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड घर में बना हुआ खाना आप लोगों को खाना है। इट शुड बी अ होल ग्रेन, पूरा ग्रेन का। जैसे हम कोई दाल खाते हैं, या कोई अपन जैसे मसूर की दाल है, या जो अपन स्प्राउटेड दाल खाते हैं, उसका नहीं, बच्चे नहीं स्प्राउटेड अच्छा लगता था, उसकी आप सब्जी बना के दीजिए, रोटी खिलाइए। हमारे इधर महाराष्ट्र में जवार की रोटी बनती है। ये होल ग्रेन जो है वो खाना है। रिफाइंड जो आटा है, जैसा मैदा है, मैदे की चीजें, ये हमने इस दिनों में अवॉइड करनी चाहिए। उसके साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सबसे ज्यादा जो फ्रेश फ्रूट है। हमको पूछते डॉक्टर साहब कौन सा फ्रूट दीजिए देना है, एवरी फ्रूट यू कैन गिव। जो भी फ्रूट मार्केट में अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल है। उसके लिए बहुत ज्यादा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से कीवी लेके आऊँ, उससे मेरा बच्चा ठीक होगा, ये बात टोटली गलत है। जो भी हमारे अवेलेबल फ्रूट्स है, वो फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और घर में बना हुआ ताजा खाना, और उससे ज्यादा जरूरी है कि वो टाइम पे जाना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये टाइम टू टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई 3 बजे उठ के खाना खा रहा है और रात का खाना 1 बजे खा रहा है, ये चीजें भी बराबर नहीं है। तो ये न्यूट्रिशन का फैक्टर मेरे को लगता है हर एक माँ के हाथ में है। और आज का जो हमारा कंसेप्ट था कि अभी मदर्स डे हमने कल सेलिब्रेट किया, और इस मदर्स डे के माध्यम से हम हर माताओं को यहाँ पे सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि अभी आपके हाथ में है। और ये तभी होगा जब आप लोग इसको फॉलो करेंगे, उनके साथ, बच्चों के साथ आप भी इन चीज़ों को आत्मसात करेंगे। तो ये न्यूट्रिशन का फैक्टर मेरे को लगता है शंतनु, इसमें और कुछ अगर न्यूट्रिशन में अगर देखें तो सबसे, बाकी तो सर ने जो बात किया वो, पर उसमें अगर इम्पोर्टेंट चीज आप कोई देखते हैं तो फूड जो है ओवर कुक नहीं चाहिए। आप वेजिटेबल्स है उसको ओवर कुक करेंगे तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट जो मिलना है आपको वो नहीं मिलेगा। इट शुड बी एडिक्वेटली कुक। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताना चाहूंगा न्यूट्रिशन में, जो हम देखते हैं बच्चे अगर देखेंगे तो स्क्रीन व्यूइंग और ईटिंग ये होता है, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। यस। और जो कैन फूड्स है, सर ने तो बोला कि फ्रेश घर में जो बनता है वो दीजिए। जो कैंड है या स्टोर्ड फूड आइटम है वो नहीं यूज करना चाहिए। एक्सेस ऑफ शुगर और ऐसी चीजें जो एक्सेस ऑफ ऑयल, एक्सेस ऑफ शुगर, ये चीजें हमने अवॉइड करनी चाहिए। तली हुई चीज नहीं खाना है, तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खाना है। तो ये चीजें कोई ऐसी कोई अलग चीजें नहीं है। ये आदमी सबको पता है कि अवर डाइट शुड बी अ हेल्दी डाइट। अच्छा खाना खाइए, घर में बना हुआ खाइए। उससे क्या होगा, आपको सब प्रोटीन्स, सब विटामिन्स खाने में मिलेगी, और आखिर में जो एंटीबॉडीज बनेगी या जो इम्यूनिटी आपके शरीर में डेवलप होगी, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन योर न्यूट्रिशन।
तो ये चीज न्यूट्रिशन इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग योर इम्यून सिस्टम. यस There are other factors, but nutrition is one of the most important factor for the maintenance of your immune system. Yeah. आपका इम्यून सिस्टम यानी आपको बीमारी से लड़ने की ताकत जो है उसको बना के रखना है, तो आपको न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए, टाइमली खाना खाना चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना चाहिए ये, और शेड्यूल्ड होना चाहिए. यस बिंज ईटिंग नहीं होना चाहिए. तो ये हो गया न्यूट्रिशन के बारे में. उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वैक्सीन का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है एक्सरसाइज. ये हमारे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हम लोग हमारे हनुमान टिकड़ी पे वृक्षारोपण करने रोजाना जाते हैं. तो वहाँ पे मेरे साथ में सब कैटेगरी के लोग आते हैं कि कोई छोटे बच्चे भी रहते हैं, कोई जवान भी रहते हैं, और कोई और एकदम 70-80 ईयर्स वाले भी लोग हैं. उनमें से बहुत सारे लोगों को कोविड होके गया है. हाँ. उसमें बहुत लोगों को डायबिटीज भी है. लेकिन आज तक जो हमारे साथ आ रहे हैं रेगुलरली, उनमें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसी को सीरियस कोविड नहीं हुआ, क्योंकि दे वेर ऑल घर में आया, थोड़ा सा हुआ, डॉक्टर साहब हमको अभी ये टैबलेट ले ली और दे बिकेम ऑल राइट. द रीजन बिहाइंड दैट आई फाउंड दैट उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस बहुत अच्छा था. वो लोग क्या करते हैं कि जब ऊपर चढ़ते हैं तो गाड़ी नीचे रख देते हैं और पूरा पहाड़ी जो है वो पैदल चढ़ के नीचे उतरते हैं. तो उनको धाप लगने का या दम लगने का प्रमाण कम हो जाता है. जैसे मैं अगर आज 4-5 दिन 8 दिन नहीं जाऊँ और फिर मैं जाऊँ तो मेरे को ज़्यादा सांस मेरी फूलेगी. लेकिन अगर मैं रेगुलरली कोई काम कर रहा हूँ तो मेरी सांस फूलना कम हो जाता है, क्योंकि मेरी बॉडी उतनी एक्सरसाइज को टॉलरेंट हो जाती है, वो टॉलरेट करती है. सेम चीज हम बच्चों के बारे में देखते हैं कि जो बच्चे बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, रनिंग खेलते थे, ग्राउंड पे जाते थे, अगर आप उनको बोलिए कि आप घर के टेरेस पे 3 चक्कर मारो तो हाँफने लगेंगे, क्योंकि पिछले साल भर में या पिछले 2-3 महीने में कोई एक्सरसाइज ही नहीं है. उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस एब्सोल्युटली कम हो गया है. ये हर एक पेरेंट्स ने ध्यान रखने वाली चीज है और ये बहुत सीरियस चीज है. अगर इन बच्चों को, आज हम बोल रहे हैं कि कोविड बहुत ही माइल्ड रहेगा, लेकिन ये बच्चों की अगर एक्सरसाइज टॉलरेंस बहुत कम है और ऐसे बच्चों को अगर कोविड हो गया तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ सकते हैं. तो आज हमारे हाथ में क्या है, हमारे माताओं को और जो भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं उनको मैं बार बार करना चाहूँ कि उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाइए. आज देम टू डू सम एक्सरसाइज एट होम. कोई ऐसा नहीं कि टीवी पे बैठ गया, मोबाइल लेके बैठ गया, 2-2, 3-3 घंटे बच्चे बैठे रहते हैं और इसकी वजह से उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो गया है. तो शंतनु, हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों का हम एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाएं? एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं. अभी जो ये स्पेशल सिचुएशन है इसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होने यानी एक्सरसाइज नहीं है और बच्चों की जो आदतें बदल गई है. पहले ऐसा है कि शाम हुई, स्कूल से आया कि बाहर निकले, ग्राउंड में खेलने लगे, ये सब होता था. अभी ये चीज़ें नहीं है, तो बहुत कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, बस उनको मोटिवेट करने की जरूरत है. साथ में खुद भी आपको मोटिवेट होना है. घर में जो कुछ भी चीजें आप करते हैं, जैसे गार्डनिंग करने को बोलो उनको, घर की साफ सफाई करने को बोलिए उनको, हाथ बटाने को बोलिए उनको, स्टूडेंटरी लाइफस्टाइल जो है उनको चेंज करने को बोलिए. बस इतना आपको करना है. कोई भी बच्चा बैठा हुआ है टीवी के सामने बैठ के बिंज ईटिंग कर रहा है, बैठा हुआ है, ये आपको नहीं चाहिए. ही शुड बी एक्टिव. आपको ये चीज बताना है कि आपका सीटिंग टाइम मिनिमम नॉट शुड बी मोर देन 30 मिनट्स. Yes. एक जगह पे 30 मिनट के ऊपर उसने बैठना नहीं है. कुछ ना कुछ करते रहना है. घर में बहुत सारी चीजें होते करने लायक, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं. आप उनके साथ खेल सकते हो, आपका भी एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाएगा. घर में आप बैडमिंटन, टेबल टेनिस कुछ भी खेल सकते हो. कोई भी छोटे मोटे चीजें अगर सोचे तो कुछ भी कर सकते हैं. घर में जॉगिंग कर सकते हैं. लेकिन ये है कि ये आपको करना पड़ेगा. आज अगर मेरा बच्चा टीवी देख रहा है और मैं उसको बोलूंगा जा तू जाके एक रनिंग मार के टेरेस पे, वो नहीं जाएगा. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ चल हम ऊपर टेरेस पे जाके रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो वो सही में आपके साथ करेगा. उसमें 2 फायदे होंगे, क्योंकि आपका भी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हुआ है. हर एक ने ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम लोगों का भी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हुआ है. और अगर हम ये चीजें करेंगे तो हमारा भी एट द सेम टाइम एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ेगा. तो ये एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं, हम घर में स्किपिंग कर सकते हैं, हम घर में जॉगिंग कर सकते हैं, टेरेस पे रनिंग कर सकते हैं. हमारे घर की जो सीढ़ी है, जो फ्लैट में रहते हैं वो लोग अपना मास्क पहन के सीढ़ी से भी आप ऊपर नीचे 10-15 बार करेंगे तो आपको अच्छे तरह. और एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए कि आपको धाप लगनी चाहिए, सांस फूलनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं हाथ में मोबाइल लेके टेरेस पे टहल रहा हूँ तो वो एक्सरसाइज कुछ काम में आने वाली नहीं है. हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, ब्रीदिंग रेट बढ़ना चाहिए. आपको वार्म फील होना चाहिए.
ये आपका कार्डियो हो गया। यस, आपका स्टेयर केस आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है कार्डियो के लिए। आप स्टेयर केस पे नीचे ऊपर अगर करेंगे तो ये इससे अच्छा कार्डियो आपको नहीं मिल सकेगा कहीं पे। तो आपको ये स्ट्रेनस एक्सरसाइज और लाइट एक्सरसाइज ये सब आपको डिवाइड कर करके करना है। किसने कितना करना है इसके भी कुछ WHO की गाइडलाइंस है। जैसे अकॉर्डिंग टू एज अगर बच्चों की बात करते हैं हम तो लेस देन 1 ईयर में द एक्टिव टाइम इन 24 आवर्स शुड बी 30 मिनट्स। ये शुड बी स्प्रेड ओवर डे टाइम। पूरे दिन भर में 30 मिनट के ऊपर 30 मिनट कम से कम करना चाहिए। आप बोलेंगे कि 1 साल के नीचे वाला बच्चा क्या एक्टिविटी करेगा, उसको फ्लोर पे रखिए, आप उसके साथ खेलिए, वो क्रॉल करेगा, क्रिप करेगा, इधर उधर खेलेगा। दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट किड। ऐसा नहीं है कि उसको क्रैडल में डाल के रखा है, उसको बंद करके रखा है क्रैडल में, वो उसका आपको ये अवॉइड करना है। मोर देन 1 आवर नहीं रखना है। 2 से 1 से 4 तक वो रो रहा है तो रोने दो, उसको छोड़ दो फ्लोर पे और खेलने दो उसको आधा घंटा। बहुत ज्यादा रो रहा है 10 मिनट के बाद आपके पास ले लो, फिर 10 मिनट उसको छोड़ दो, सो दैट ही विल गेट सम एक्सरसाइज। वो भी हापेगा, उसका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, सांस भी फूलेगी, तो उतना उसका टॉलरेंस बढ़ेगा। आप 1 से 4 साल तक देखो तो आपको उसका जो है 180 मिनट्स 3 घंटा जो है 24 आवर्स में शुड बी द एक्टिव टाइम। वो शुड बी स्प्रेड ओवर 24 आवर्स। सेम विथ मोर देन 4 इयर्स, उनका भी 3 घंटा 4 इयर्स टू 12 इयर्स 3 घंटा शुड बी एक्टिव टाइम। बट इन फॉर मोर देन 5 इयर्स ये जो एक्टिव टाइम 180 में हाफ शुड बी द स्ट्रेनस एक्सरसाइज। जैसे बैडमिंटन अच्छे से खेल ले या रनिंग कर रहे हैं फास्ट, ये स्ट्रेनस एक्सरसाइज शुड बी ऑफ 90 मिनट्स एंड देन 90 मिनट्स शुड बी द लाइट एक्सरसाइज। ये आप करा ले सकते हैं उनसे। तो ये एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सरसाइज में जो हमने आपको बताई है पूरे एज ग्रुप में, उसमें से एटलीस्ट हाफ टाइम और 1/3 टाइम शुड बी स्ट्रेनियस। यानी अगर मेरे को 3 घंटे की एक्सरसाइज बताई है तो मेरा 1 घंटा स्ट्रेनियस रहना चाहिए। ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि आप 1 घंटा आपके छत पे दौड़ते रहो। आप दिन भर में 15-15 मिनट 4 बार भी दौड़ते हैं तो दैट विल बी काउंटेड एज 1 आवर ऑफ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। तो ये एज वाइज जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसमें कर सकते हैं। लेकिन हम जब हमारी स्ट्रेनियस और एक्सरसाइज बढ़ाएंगे और हमारा एक्टिव जो एक्सरसाइज आवर है वो बढ़ाएंगे तो हमारी नेचुरली हमारा जो टॉलरेंस है वो बढ़ेगा, हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, हमको दम फूलने का प्रमाण कम होगा। उसमें क्या होगा, अगर कल जाके हमारे फेफड़ों पे अगर कोरोना वायरस अटैक करता है तो वो फेफड़े इतने मजबूत रहेंगे कि कितना भी अटैक हो हमको ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लगने का या सीरियस होने का प्रमाण कम रहेगा। लेकिन ये सब चीजें कब हो सकती है, जब हमारा स्क्रीन टाइम कम करेंगे। तो स्क्रीन टाइम के जो बारे में हम यहाँ बता दें कि बिलो 1 ईयर कोई स्क्रीन अलाउड नहीं है। हम यहाँ पे जितने भी माता है उनको मैं यहाँ बार बार बताना चाहता हूँ कि कृपा करके वो जो बच्चा खाता नहीं है तो उसके सामने मोबाइल रख के, साहब ये मोबाइल के बगैर खाता ही नहीं है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल करना नहीं है। इसके जो उसके ऊपर होने वाले दुष्परिणाम हैं वो आज आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन भविष्य में जरूर बहुत सारे दुष्परिणाम होने वाले हैं। बच्चे ने खाया नहीं तो भी चलेगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, भूख लगी तो बराबर खाएगा, लेकिन वो मोबाइल के बगैर खाता नहीं, ये एक्सक्यूज खाना खिलाने के लिए नहीं है। तो बिलो 1 ईयर नो स्क्रीन टाइम, मोर देन 1 ईयर टू 3 इयर्स इज ओनली 1 आवर स्क्रीन टाइम। उसमें 1 आवर स्क्रीन टाइम है, उसमें कोई भी आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले जो है वो उन बच्चों को देना नहीं है। और उसके बाद में जो है आफ्टर 3 इयर्स आई थिंक इट इज ऑल्सो 1 आवर, बट यू कैन गिव इंटरनेट विथ पैरेंटल गाइडेंस। तो ये चीजें हम और डिटेल में अगले वाले सेशन में आने वाले इसमें करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट करिए, उसको ठहरा दीजिए कि टीवी और मोबाइल मिला के दोनों मिलके आपको 1 घंटे के ऊपर हम नहीं आपको अलाउ करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम है स्कूल्स का, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल ऑनलाइन हो गए हैं और ऑनलाइन स्कूल होने की वजह से बच्चों को 2-2, 3-3 घंटे वैसे ही स्क्रीन पे सामने बैठना पड़ता है। तो इनमें कुछ आई एक्सरसाइज हमको करनी है, शंतनु सर उसके बारे में बताएंगे कि बच्चा अगर कोई भी स्क्रीन पे है तो उसने क्या केयर करनी चाहिए। स्क्रीन टाइम जो है वो इट शुड नॉट बी कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा, लास्ट टाइम भी हम ये जब ऑनलाइन टीचिंग का हुआ था कुछ
प्रिंसिपल्स के साथ जो स्कूल के प्रिंसिपल उनके साथ भी मैंने बात किया था कि आप क्लासेस टाइम ऐसे एडजस्ट कीजिए कि बच्चे को मोर देन 30 मिनट्स या 1 आवर वो स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत ना पड़े। तो डायरेक्ट आपको स्क्रीन के सामने बैठना है तो 30 मिनट्स के ऊपर अगर आप नहीं देखते हैं तो दैट इज गुड फॉर यू। आपको रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, जस्ट गेट अप फ्रॉम द चेयर इफ यू आर सिटिंग, आप कुछ स्ट्रेचिंग कर लीजिए, नेक स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। यस तो ये साथ ही आप ये स्क्रीन टाइम हमका अपना कम करते वक्त जो इन बिटवीन आपको जो एक्सरसाइज करती है कि रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करना है, और उसके साथ ही बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं कि मेरी आंखों में जलन होती है, सर दर्द होता है, उनको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे 12th का लड़का है और वो अगर नहीं छोड़ सकता है मोबाइल की, नहीं मेरा क्लास शुरू है, तो व्हाट दे कैन डू कि आपका ईयर ऑडियो शुरू रखिए और दूर एक आधी जो चीज है आपके जो खिड़की से दिख रही है, एक आधा मंदिर का एक आधा घूमट होगा या एक आधा पेड़ होगा जो बहुत दूर, उसके तरफ 20 सेकंड देखिए और 20 सेकंड के बाद फिर से आपके स्क्रीन पे देखिए। तो ये भी आपकी आंखों के लिए एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज अच्छी आपको कारगर साबित होगी। तो ये चीजें हमारी हो गई। हमारे नेक्स्ट वैक्सीन का न्यूट्रिशन हो गया, एक्सरसाइज में कुछ बचा है शंतनु और जो बताना है? एक्सरसाइज तो हमने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। हाँ। वो बार बार हमें यही बात पे ध्यान देना है कि ये स्क्रीन व्यूइंग बिकम अ पास टाइम ऑफ दिस कोविड एरा, जो सब लोग स्क्रीन के सामने ही बैठकर सब चीजें मैक्सिमम होती है। तो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान देने वाली बात ये कि आपका स्क्रीन टाइम कम करो, बच्चे अपने आप खेलने लगेंगे। यस दैट इज स्क्रीन टाइम आप एक्चुअली नो स्क्रीन व्यूइंग या मिनिमम स्क्रीन व्यूइंग, किड्स विल स्टार्ट प्लेइंग आउटसाइड। एंड ये सब चीजें आपको करना है। अगर आप आपके बच्चे को बोल रहे हैं कि तू मोबाइल मत ले या तू टीवी मत देख, और आप अगर उसके सामने मोबाइल देख रहा है और टीवी पे ध्यान है, तो फिर ये चीजें कोई फायदे की नहीं है। हम हर बार बच्चे आपको सुनते नहीं है। हमारी जो माएँ हैं हमको बोलती है कि डॉक्टर साहब ये सुनता ही नहीं है, तो हम उनको हरदम बोलते हैं कि बच्चे सुनते नहीं लेकिन देखते जरूर है। अगर हम अभी हमारा जो ओपीडी में भी एक्सपीरियंस है, जिनके माँ बाप अच्छे से मास्क पहनते हैं वो बच्चे भी बराबर मास्क पहन के आते हैं, जिनके माँ बाप बराबर से नहीं पहनते वो बच्चे भी उनका मास्क हरदम उनकी चीन पे रहता है। तो ये चीजें है कि किड्स दे डोंट लिसन यू बट डेफिनेटली दे फॉलो यू। तो ये जो चीजें करनी है हम करेंगे तो ही हमारे बच्चे करेंगे। और हमारा जो तीसरा और वो भी एक बहुत ही जरूरी फैक्टर है जो आपकी इम्यूनिटी पे, वेलबींग पे, मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग, इन सब पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली चीज है वो आपकी स्लीप, नींद। अगर आप देखें तो हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हमारी नींद अच्छी हुई तो हम दिन भर अच्छे से फ्रेश रहते हैं। अगर हम रात को लेट सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं तो दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है। और यही चीज है कि जो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो लोग नींद अच्छे से लेते हैं उन लोगों को इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, उनमें कोविड का क्या कोई भी वायरल और बैक्टीरियल इलनेस है उनका ज्यादा सीरियस इफेक्ट होने का डर कम रहता है जो लोग अच्छे से स्लीप लेते हैं। तो स्लीप के बारे में शंतनु आप क्या बोलेंगे? स्लीप जो है, अभी आप लोग सोचेंगे कि ये नींद पे इतनी सारी बातें क्यों हो रही है, स्लीप पे इतनी सारी बातें क्यों हो रही है, पर अगर हम देखेंगे तो स्लीप इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स अवर एंटायर बॉडी। वो हमारे ब्रेन पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट पे भी है, सभी सिस्टम पे स्लीप हमारा इम्पैक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्पैक्ट करता है। हमारी जो शरीर में जो सिस्टम होती है, जैसे नर्वस सिस्टम में हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको तैयार करता है स्ट्रेस से लड़ने के लिए। इसका डाउन रेगुलेशन स्लीप करता है, यानी इसको काम करने का काम, उसको कम करने का काम स्लीप करता है। आप अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेंगे कंटिन्यूस, तो आप में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं, जो एंजाइम्स तैयार होते हैं, वो आपको इन्फ्लेमेशन आपके शरीर का, कोविड का बढ़ा हुआ रख सकता है। स्लीप के लिए स्लीप में जो और 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जो है स्लीप जो होता है वो एक सर्केडियन रिदम जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। जैसे अंधेरा शुरू हो जाता है, डे लाइट कम होना शुरू हो जाता है, शरीर में, हमारे दिमाग में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम धीरे धीरे एक्टिव से स्लीप के तरफ जाने लगते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होता है जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन आवर बॉडी। ये मेलाटोनिन जो है उसी के कारण हमें स्लीप आती है। पर मेलाटोनिन का रोल साइंटिफिकली ये कोविड पेशेंट में, जिनको लॉन्ग हॉलर्स बोलते हैं, पोस्ट कोविड में जिनको ज्यादा दिन बहुत सारी दिक्कतें आती है, बॉडी एक है,
चेस्ट पेन है या बहुत सारी चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों में मेलाटोनिन पाया गया है कि इनको मेलाटोनिन बाहर से सप्लीमेंट देने से उनके कुछ सिम्टम्स कम हुए हैं। पर ये मेलाटोनिन तो हम खुद तैयार कर सकते हैं एंडोजेनियसली, हमारे शरीर में तैयार होता है। बस क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी चाहिए। क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए आपको जो है, जो उसको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं, किस तरह से हमने करना चाहिए, तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीन व्यूइंग। ब्राइट लाइट जो आता है, ब्राइट लाइट, ब्लू लाइट जो आता है मोबाइल स्क्रीन से या टीवी के स्क्रीन से, ये हमारा इसमें जो पिनियल ग्लैंड जो हमारा सीक्रेट करता है मेलेटोनिन, उसका सीक्रेशन कम होता है। हमारी नींद न आने की, इंसोम्निया जो बोलते हैं, नींद कम आने की बीमारी होने की संभावना है। क्या होता है, हम दिन भर सब काम करते हैं और सब हो गया तो रात को फिर मोबाइल में कुछ देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, सब लोग वो सोशल मीडिया और सब हम रात को करते हैं, तो इससे आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है। स्लीप डिस्टर्ब होने से शरीर का वियर एंड टियर कम होता है, जो होना था वो नहीं हो पाता है, जो बाकी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसका डाउन रेगुलेशन होना है वो नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन शरीर में जो रहता है वो होना चाहिए वो नहीं होता है, और मेलाटोनिन सिक्रेशन कम होता है, तो हमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ होती है, और वो उसके वजह से जो कई प्रॉब्लम आते हैं कोविड में वो आते हैं। स्लीप के बारे में अगर बात करें तो स्लीप दो तरह की होती है, जिसको हम एनआरईएम स्लीप और आरईएम स्लीप बोलते हैं। एनआरईएम इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट और आरईएम इज रैपिड आई मूवमेंट। इसमें जो शुरुआत में जो आती है एनआरईएम होती है, पहले उसके भी स्टेजेस होते हैं, N1 N2 N3। तो N3 जो एनआरईएम का है वो डीप स्लीप होता है, और आरईएम स्लीप में जो ड्रीमिंग है और जो थोड़ा वेकफुलनेस आता है वो थोड़ा आरईएम में आता है। बट ये सारी साइकिल जो होती है एनआरईएम आरईएम, ये सब डिस्टर्ब होती है आपका अगर सर्कैडियन रिदम अगर डिस्टर्ब हुआ तो और उसी के वजह से अगर आप ओबेसिटी भी देखेंगे तो अब्सेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ ओबेसिटी। सो एब्सेंस ऑफ क्वालिटी स्लीप के वजह से आपका इम्यून डिसरेगुलेशन होता है, इम्यूनिटी में थोड़ा कमतरता रहती है, आपका ओबेसिटी होने की चांसेस रहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां पाई गई है, देखा गया है कि फिजिकली बहुत फिट है, रनिंग करते हैं, सब करते हैं, पर स्लीप डिप्राइवेशन है, उनमें भी पाया गया कि उनमें जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, उनमें ज्यादा इसमें पाया गया। तो अभी अगर ये सिचुएशन हम देखे हैं कोविड ईरा में, तो स्लीप, बच्चों का स्लीप पैटर्न भी पूरी तरह चेंज हुआ है। इसमें कोई शेड्यूलिंग नहीं है, कुछ टाइमिंग नहीं है, कुछ रेगुलरिटी नहीं है, और ये जो है इसके वजह से आने वाले इसमें जगह अब अगर हम सोच रहे कि हमको तैयार रहना है, बच्चों में अगर कोविड ज्यादा मात्रा में आता है तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहना है, तो इसे ठीक करना ये सबसे प्रायोरिटी वाली बात है। सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है। तो अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और वहीं आपकी इम्यूनिटी और प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। तो ये जो हमारे आज का जो विषय था कि नेस वैक्सीन, आज हम सबको पता है कि 18 to 44 को वैक्सीन है, उसके ऊपर भी वैक्सीन है, लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं है। और अगले आने वाले जो थर्ड वेव है उसमें अभी जो प्रेडिक्शन है कि ये बच्चे ज़्यादा सफर रहेंगे, उनमें नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा रहेंगी, वो कैसे रहेंगे, कितने क्रिटिकल रहेंगे आज अभी पता नहीं है, लेकिन जो भी ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे क्रिटिकल नहीं होंगे, उसके लिए माँ बाप ने डरना, पेरेंट्स ने डरना नहीं है, उन्होंने बच्चों की केयर करना है, लेकिन उनके साथ ये नेस वैक्सीन जरूर बच्चों को लगाना। ये वैक्सीन अपने घर में अवेलेबल है, उसके लिए कोई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो तीनों चीज़ें अगर हम करते हैं, साइंटिफिकली मैं बोल रहा हूँ, जो डाटा अभी तक का है कि जो पेशेंट क्रिटिकल हुए हैं या जिनको हॉस्पिटलाइजेशन लगा है, उनका अगर डाटा देखे तो एक्सरसाइज टॉलरेंस आपका अच्छा रखना है, न्यूट्रिशन आपको बराबर लेना है, और स्लीप जो आपकी है वो एकदम स्लीप हाइजीन के हिसाब से रेगुलर आपको लेनी है, और दैट शुड बी अ पीसफुल स्लीप। कि सोना है तो आप टीवी बंद करके सोइए, मोबाइल आपके बाजू में नहीं चाहिए, रूम में सोने के रूम में कोई लाइट नाइट लैंप भी नहीं चाहिए, इवनिंग आवर्स में कॉफी या चाय मत लीजिए,
कोई सॉफ्ट म्यूजिक आप सुन सकते हैं। खाना 1 घंटा खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा मत सोइए कि इधर सोइए। खाना खा लिया और या सो लिए, ये भी बहुत ज्यादा खा आपके के मत सोइए। मत सोइए। ये चीजें भी आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकती है। तो आशा है कि आप ये वैक्सीन जरूर लेंगे। ये वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं, हम सबके लिए है। ये वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो कोविड से बचाव तो कितना होगा पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली कोविड से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें कुछ बहुत सारे प्रमाण में हम खुद को और हमारे बच्चों को बचा सकते हैं। अब हम कोविड वैक्सीन के बारे में भी देखते हैं कि जो भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है उसमें आपको सीरियस डिसीज से प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमने तो वैक्सीन लिया लेकिन हमको कोविड हो गया ठीक है, लेकिन जो अभी तक दिखा है कि जिनको कोविड हुआ है लेकिन वैक्सीनेटेड है उनमें बहुत कम प्रमाण में सीरियसनेस आया या सीरियस आया ही नहीं, absence of complication, absolutely. Yes, the same on the same way our vaccine will work, and this next vaccine if you give to every kid, every child, and if every parent follow this, I think it will be a good initiative, so that थर्ड वेव में बच्चे अगर इन्फेक्ट हुए भी, उनके पेरेंट्स भी इन्फेक्ट हुए, लेकिन ये 3 चीज़ों से अगर उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ता है, अच्छे नींद लेने के बाद जैसे शंतनु सर ने बताया कि शरीर में मेलाटोनिन अच्छी प्रमाण में बनेगा, तो सीरियस तो बच्चे होंगे ही नहीं, या होंगे तो कम मात्रा में होंगे। और उसके बाद जो लॉन्ग हॉलर सिंड्रोम जो बोलते हैं कि कोविड के बाद में बहुत से लोगों को फॉरगेटफुलनेस है, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, कभी चीज़ का नाम भूल जाते हैं, नींद नहीं आती, हेडेक होते रहता है। अभी भी लोग हमको कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब कोविड तो हो गया लेकिन मेरे को अभी ऐसा ही होता है, चिड़चिड़ापन बहुत आता है, चेस्ट पेन है, चलते चलते रुक जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका मेलाटोनिन अच्छे रहेगा, क्योंकि उसके लिए ट्रीटमेंट आखिर में मेलाटोनिन ही देना है। तो ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो कोविड के होने वाले शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन दोनों को हम हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को बचा सकते हैं। तो ये जो आज का विषय था, इसके बारे में एक एक चीज़ जो है जैसे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप, इन एक एक टॉपिक लेके भी हम आपके पास आते रहेंगे। तो ये जो वीडियो है आप बाकी लोगों को भी बताइए, क्योंकि ये हिंदी में करने का कारण ही यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझना चाहिए। और सिर्फ यही एक चीज़ हमारे पास आज है बच्चों के लिए, हमारे पास और कोई नहीं, क्योंकि जो भी ड्रग्स आए हैं कोविड में वो भी अभी तक बच्चों के लिए कोई भी एंटीवायरल वगैरह रिकमेंड नहीं हुआ, कुछ क्लिनिकल डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। एडल्ट डाटा हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं पीडियाट्रिक के को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ सही है, एकदम पक्की है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाएंगे, तो होने वाले कोविड के कॉम्प्लिकेशन को हमको और हमारे परिवार को, हमारे लाडले बच्चों को बचा सकते हैं। ये जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम डाल रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पेज हर जगह पे ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो सचिन पावड़े नाम के यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो आपको मिलेगा। आपको इस बारे में कुछ मालूमात या आपके कुछ क्वेश्चन है तो हमको ये हमारे इस पे फेसबुक ग्रुप पे आप मैसेज डालिए, या हमारे पर्सनल नंबर पे आपको हम मैसेज डालिए, हम आपको उसका तुरंत जो भी उसके हमारे पास जो आंसर रहेंगे वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इस जगह आप सब लोग आए और ये जो सुना, ये सुन के आप अपने घर में, आपके घर में उसको अप्लाई करेंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। और हम यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।